हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड। उसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे औद्योगिक युग की, हम लोग बात कर रहे थे। इसी औद्योगिक युग के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले आपका पॉल म्यूजिक कंपनी के बारे में पढ़ा। क्या उसका था? तो हमने बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था और बेसिकली अरेंजमेंट लेक्चर है मेरा, तो इसलिए मैं आपको जो हमारा चैप्टर रुका हुआ था हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले के हमने समय को पढ़ा कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उस समय किस प्रकार से वो आपका ट्रेड होता था, क्या औद्योगिक चीजें थी, इन सभी को हमने देख कर आपका बहुत अच्छे से इन सभी को आपका जानने का और इन सभी को पढ़ने की हमने कोशिश की और देखा कि किस तरह से पहले हमारी फैक्ट्री वगैरह ये सब कुछ आपका चला करते थे। ये सब देखने के बाद हम लोगों ने इनमें आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने देखा कि औद्योगिक ने किस तरह से चीजें हुई, फिर उसके बाद कैसे कारखानों का उदय हुआ और कैसे कच्चे माल की जरूरत पड़ी और कैसे फ्रांस में औद्योगिक क्रांति होती है, यूरोप में कैसे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए जितने भी उनके उपनिवेश थे उनसे ये सारी चीजें आपकी मंगाई जाती थी। इन सभी को हम लोगों ने देखा। औद्योगिक रफ्तार की जो परिवर्तन की रफ्तार है उसको हमने देख लिया था, इस पर हमने बात करी, इन सबको हमने गौर कर कर देखा। एक एक कर कर हम इन सभी को हम लोग आपका देख चुके थे और इन सभी पर हम लोग बात भी कर चुके थे। हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति, यानी कि जब रेल के इंजन का विकास हो रहा था आपका तो हाथ की शक्ति भी थी और श्रम जो था, बेसिकली आपको पता होगा कि फर्स्ट यूज कहाँ हुआ था और विक्टोरिया कालीन जो ब्रिटेन था उस समय मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। ये भी आप अच्छे से देख सकते थे और बात भी कर सकते थे कि बेसिकली ये सब चीजें थी क्या और कैसे आप उनको बिहेवियर में ढाल रहे थे, ये भी आप इनको देख रहे थे। क्लियर है? इतना सब कुछ इसमें देख चुके थे और इतने पर हम लोग बात भी कर चुके थे। ठीक, चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं और इस पर आपका विचार है। कितने दिन काम किया 19वीं सदी के मध्य में, अच्छा लगा, ठीक है, और इन सभी को हम लोग गौर करके आपका देख लिए थे। चलिए, भारतीय जो कपड़ों का युग है उस कपड़े के युग को हमने आपका देखा कि भारतीय कपड़े का युग क्या रहा है, कैसे उसकी स्थिति रही है। इन सब में देखा क्या स्थिति पूरी भारतीय कपड़े निर्यात में थी, कैसे भारत का एक बहुत बड़ा विश्व बाजार में आपका नाम था कपड़े में। ठीक है, नहीं अब हाँ कपड़ा ही हमको देखा। अब देखिए कह रहे हैं, कपड़ा बाजार की बात कर रहे थे, हुगली व सूरत में आपका कमजोर पड़ रहा था। कपड़ा क्यों कमजोर पड़ रहा था इस समय हुगली और सूरत में? उसका प्राइमरी कारण था। प्राइमरी कारण क्या था? क्योंकि यहाँ क्या हुआ था इस समय आपका बेसिकली जो ये था, इसके अंदर क्या हो रखा था कि इस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और जो हमारे हाथ से जो हम लोग धागा बना रहे थे वो इतनी फाइन क्वालिटी का नहीं था जितना कि यूरोप से बनकर भारत में आ रहा था और उसकी कीमत भी कैसी थी? कम थी। तो बंबई या कलकत्ता में इससे सुधार थी। पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह का महत्व बढ़ा, औपनिवेशिक सत्ता बढ़ी, संकेत मिल रहे थे। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था। कह रहे जो ट्रेड हो रहा था वो किसके नियंत्रण में था? यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने आप क्या है ढह चुके थे। क्या हो चुके थे? बहुत सारे ऐसे व्यापारिक घराने हैं जो आपका ढह चुके थे। जो बचना चाहते थे उनके पास यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चाह नहीं। अब जिन्हें लगना कुछ करना है तो उनके पास यही एक नेटवर्क था और उसके सारे ही वो सारे काम चीजें अपनी कर सकते थे। फिर कह रहे बुनकरों का क्या हुआ? जो लोग आपका बेसिकली जो आपका बुनकर थे जो उस समय में काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? देखिए कह रहे हैं कि 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता को सुदृढ़ीकरण की शुरुआत, भारत में कपड़ा निर्यात की गिरावट आई और कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आया भारत में जो निर्यात था
उसमें आपका गिरावट नहीं आई थी। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी भी फैलना शुरू नहीं हुए थे, और ब्रिटिश कपास जो थे उस समय फैलना शुरू नहीं हुए थे। भारत में बारीक भारतीय कपड़ा की भारी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को और ही कम फैलाना चाहती थी। 1970 60-70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात में किए गए कई लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती। कैसे नहीं मिल पाती थी कि जो सप्लाई है वो उनको आसानी से आपका नहीं मिल पाती थी। ठीक, बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे, और इस प्रकार बुनकर और पूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीद कर ही बेच देते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति के मुश्किल और नीचे दामों को बार बार जिक्र किया है। कैसा किया इन्होंने? उन सबका आपका बार बार आपका जिक्र किया है। कह रहे हैं कि लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई जाने के बाद कंपनी व्यापार में अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने लगे, लागतों पर अंकुश लगाने लगे, कपास व रेशम से बनी चीजें भी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यही कई चरणों में किया गया। और कह रहे हैं कि जो उन्होंने नई व्यवस्था शुरू की थी, किस तरह से हम लोग देखेंगे, ये भी कोई एक स्टेप में नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें भी आपका जो नई व्यवस्था है वो आपका शुरू कर दी थी। ठीक है, पहला क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म किया। कहने की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले स्टेप क्या उठाया कि आप कपड़े में जितने भी सक्रिय आपके व्यापारी थे और जो भी आपके दलाल थे, उन सभी दलालों को खत्म करने के लिए ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया। ठीक, कंपनी ने बुनकर पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने, कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें गुमशुदा कहा जाता, गुमासत कहा जाता, सॉरी क्या कहा था? गुमासत। ठीक, अब देखिए दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के मध्य करने वाली पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्होंने पेशगी रकम दी थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने के बाद बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता था। क्या देते थे? जो कर्जा है वो उनको दिया जाता। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमासत को ही देना पड़ता था। गुमासत मतलब जो आपका कपड़े को इकट्ठा करता था। अगर आपने किसी पर कोई अपना कपड़ा बनवाया है, तो जो बुनकर हैं, जो बेसिकली बना रहे हैं, वो अपना कपड़ा किसको बेचेंगे? गुमासत को। गुमासत को क्यों बेचेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने कपड़ा किसी और को बेचते हैं तो जो आपका बिचौलिया है और जो आपका मीडिएटर है वो आपका खत्म नहीं होगा। और जब वो खत्म नहीं होगा तो जिस तरह से वो अपना नया रूल लाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बीच में से जो पहला काम है क्या, कि सबसे पहले जो सक्रिय व्यापारी हैं और जो है दलालों को खत्म करना, उनको कैसे खत्म कर पाएंगे? ठीक वे जो भी किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए, महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी। ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर लेकर पूरा समय बुनकरी में लगाते थे। अब पूरा परिवार यही काम करने में लगा था। बच्चे और औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। कह रहे जो आपके बच्चे थे और ये कुछ ना कुछ आपका सारा काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में
बुनकर और गुमास्तों की बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकरों को गांव में ही रहते थे और बुनकरों के नजदीक ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय में क्या करते थे, वो उनकी मदद करते थे। ठीक। नए गुमास्त बाहर के लोग थे, उनका गांव में पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंगपूर्ण व्यवहार करते थे। दमंग मतलब आप जिस तरह से उनका रवैया था। ठीक। सिपाही और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय तैयार पर न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी माल को बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती बहुत कम थी और कर्ज की वजह से कंपनी में बंधे रहते थे। अब जो कर्जा है उसी कर्जे में वो आपका बंधे रहते थे। ठीक। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। कहां पर? कर्नाटक और बंगाल में लोगों ने क्या कर दिए, गांव के गांव छोड़ दिए। क्यों छोड़ने पड़े उन्हें गांव के गांव? क्योंकि अगर वो उनको कपड़ा सिलना है तो उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा और उनकी शर्तों में वो सारी समस्याएं थी जो उन समस्याओं को जन्म दे रही थी, जिनसे उनका शोषण हो रहा था। देख लिया? अब देखिए, अब वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में घर करगा लगाए। कई स्थानों पर कंपनी और उनके आसपास का विरोध करते हुए गांव के वाणिज्यों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। मतलब बगावत का मतलब है कि आप किसी की बात का विरोध करें और वो संघर्ष जैसा हो, क्रांति जैसे रूप में आ जाए, हिंसक हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं बगावत। ठीक। कुछ समय के बाद बहुत सारे बुनकर कर्ज लौटाने से इनकार करने लगे। उन्हें कटघरे में बंद कर लिया गया और खेतों की मजदूरी में आपके मजदूर बन गए। मतलब उन्होंने कह दिया कि हम लोग आप कपड़े वगैरह काम नहीं करेंगे, हम चाहे हम लोग अपनी खेती करें। 19वीं शताब्दी आते आते बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? देखिए, भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुल्तो ने कहा है कि भारत कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बिकता। कह रहे कि 1972 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर थे, क्या था, हेनरी पतुल्तो। उन्होंने क्या कहा, भारत में जितनी कपड़े की मांग है वो कभी भी कम नहीं हो सकती और दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा हमारा क्या है, माल जो है आपका नहीं बनता। लेकिन हमें देखते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के कपड़े निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात का 33% था। कितना था? 33%। 1850 और 51 में मात्र ये 3% रह गया। अब क्या हो गया, 1900 शुरुआत में कपड़ा निर्यात में गिरावट लगी और लंबे समय तक जारी रही। जहां तो कहा गया था कि इस समय 1772 में कि भारत में जिस तरह का बाजार है वो कभी कम नहीं होगा, बाजार आपका टूटने लगा, बाजार आपका गिर रहा था। इन सभी के साथ ये सारी चीजें हुई तो इससे क्या हुआ, ये मात्रा जो थी आपकी इसमें गिरी। ठीक। और इसका कुछ काम भाग आपका रह गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके निहितार्थ क्या थे? ऐसा क्या हुआ और उसके निहितार्थ क्या थे? कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्हें सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल कर, जिनमें मैनचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़े को भारतीय बाजारों में बेचेगी। उन्होंने क्या बोला कि जो आपका ब्रिटिश कपड़ा है वो कहाँ बिकेगा, भारतीय बाजारों में बेचने लगे। ये उन्होंने उस पर दबाव डाला।
19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन ने बस उत्पाद में निर्यात में नाटकीय वृद्धि। नाटकीय मतलब आपका नगण्य होती है, तो इतनी खास नहीं मिलेगा, तो नाटकीय। ठीक, 1850 आते आते सूती का आयात निर्यात 31% तक हो चुका था। कितना हो चुका था? 31% तक हो चुका था। अब कह रहे हैं कि 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। कहां चला गया यह आंकड़ा? 1850% से ऊपर चला गया। यानी कि जो निरंतर बदलाव था वो इसमें आ रहा। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, यानी कि कम हो रहा था बेसिकली। ठीक। और दूसरा क्या था, जो स्थानीय बाजार हैं वो भी आपके सुकड़ने लग गए। अब देखिए, बॉम्बे हार्बर पर 18वीं सदी का आखिर का चित्र है। बंबई और कलकत्ता में 1870 के दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आपका विकसित हो चुके थे और पुरानी व्यावसायिक व्यवस्था का पतन उपनिवेशिक काल में हुआ। इतना फिलहाल हम लोग आपका देख लिए थे। ठीक है, तो एक बार जितना पढ़ा है पूछ लीजिए, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ सके। देख लीजिए आप। कह रहे स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयात माल की भरमार थी। मैनचेस्टर है आपका लंदन का, जहां पर आपका कॉटेज मतलब कॉटन इंडस्ट्री है आपकी, मैनचेस्टर वहां का शहर। कह रहे उससे आयातित माल की क्या थी? भरमार थी। ठीक है, कम लागत पर मशीनों से बनने वाला आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? जो बुनकर हैं, बुनकर कौन? भारत में जो स्थानीय लेवल पर जो आप कपड़ा बना रहे हैं वो बुनकर उनका मुकाबला आपका नहीं कर सकते। ठीक, ये पता होने चाहिए। कह रहे हैं कि 1850 के दशक तक देश में ज्यादातर बुनकरों के इलाकों में गिरावट आई और बेकारी के कई आपके किस्सों की भरमार है। और जब ऐसा हुआ तो भारत में बहुत सारे ऐसे किस्से आम हैं और प्रचलित और उनकी भरमार है कि लोगों ने आत्महत्या की, लोगों ने काम छोड़ा, लोगों ने मजदूरी करी, लोगों ने बगानों में काम किया। ये सब वही समय है। ठीक, और 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी होगी। उन्हें अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था। अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिकी से कपास आमद बंद हो गई और ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चा कपास इतनी वृद्धि से उस कीमत की आसमान छूने लगी। जो पहले ब्रिटेन से आ रहा था, मतलब जो यूएस से आ रहा था, वो नहीं आया। अब वो क्या हो गया? बंद होने लगा। तो ब्रिटेन कहां से मांगने लगा? भारत से रॉ मटेरियल। जब उसने मंगाया तो भारत में जो कच्चा कपास था महंगा हो गया। महंगा हो गया तो लोग, आम आदमी उसको नहीं खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि जो उनकी बाप की कीमतें थी उनमें उनकी वृद्धि होगी और बहुत ज्यादा आसमान छूने लगी थी चीजें। तो भारतीय बुनकरों को कच्चा माल को लाले पड़ने लगे। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। ऐसी सूती ऐसी ऐसे सूरत में बुनकरों के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। अब ऐसी सूरत में, सूरत का मतलब होती है हालत, वो शहर नहीं है। अब क्या था? पेट पालना कोई आपका आसान नहीं था। 19वीं शताब्दी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कपड़े में उत्पादन होने लगा। बाजार मशीनों की बनने की चीजों से पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह से कायम रह सकता था? अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होने लगा तो फिर बुनकर कहाँ कुछ रह सकता था। ठीक, ये स्थिति थी आपका उस समय के कपड़ा की। जो आपके मिलें वगैरह थी उस समय का, जो बेसिकली कपड़े में था। अब नया यूनिट है, इसमें 4 यूनिट है। फैक्ट्रियों का आना। फैक्ट्री कहाँ आ रही है? तो बेसिकली भारत की बात कर रहे हैं। जब भारत में आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी लगेगी तो उसको हम लोग भारत में फैक्ट्री होगा।
मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल 1854 में, और 2 साल बाद उत्पादन होने लगा। तो अगर पूछ लिया जाए भारत में पहली कपड़ा मिल कहां लगी, तो आंसर होगा मुंबई। कब लगी? 1854। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी जिनमें 94,000 तकलियां और 2,150 आपके कारखाने थे। लंबी समय उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में। यानी कि 54 में क्या लगी? पहली कपड़ा मिल लगी, 62 में उसका प्रोडक्ट मतलब हुआ, और 62 में 4 और लग गई, जिसमें इतनी सारी थी सूती जो बाकी तकिया काम करती, इनसे धागा बनता था। और उसके बाद क्या हुआ? 1855 में जूट मिल लग गई और 62 में चालू हो गई, और उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1800 दशक में कानपुर में खुली। तो उत्तरी भारत में अगर कोई पहली मिल लगी है तो 1807 के दशक में एल्गिन मिल और वो भी कानपुर में लगी है। इसके साल भर बाद अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल भी खुल चुका था। तो अब पहला कपड़ा मिल कहां खुल रहा है, ध्यान दीजिए। तो साल भर के बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल खुली इधर। ठीक, और कह रहे हैं कि 74 में मद्रास में पहली कताई मिल और बुनाई मिल खुली। मद्रास में क्या खुली? पहली कताई और बाप की बुनाई मिल खुल गई। देख लिया आपने। और ये उद्योग कौन लगा रहा है, उनके लिए पूंजी कहां से आ रही है, मिलों में काम करने वाले कौन है, और कह रहे हैं जो मिल है उनमें काम करने वाला कौन है। ये सारी चीजें इसमें हमने देखी। कह रहे प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखते हैं ये कौन लोग हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के भारत में उद्योग लग रहे थे। आखिर ये उद्योग लगा कौन रहे थे और ये लोग कौन थे, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो इनको देखना चाहिए। जमशेदजी भावे एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय में बहुत सारे लोगों को तरह तरह की चीन के साथ व्यापार, जहाज लाने का काम किया। और कह रहे हैं कि उनके बारे में जहाज का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनी से के साथ प्रतिस्पर्धा 1850 के दशक में सारे जहाज बेच दिए। जहाज का बेड़ा था और उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा से ये सारी चीजें आपका बेच। ठीक है भाई, कह रहे हैं बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के जाने से चल रहा था। जैसा कि हम पिछले साल की किताबों में पढ़ा है कि 18वीं शताब्दी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम को चाइना को निर्यात करने लगे थे। इसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारी भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना कर देते थे। ये बेसिकली काम था भारतीयों का जो वहां ट्रेड कर रहे थे। कह रहे व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यापारी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। भारत में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया। किसने? द्वारकानाथ टैगोर। वे उद्योग में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। और कह रहे हैं कि 1840 के दशक में व्यावसायिक संकटों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। ठीक है, क्या हो गया? टैगोर के जो उद्यम है वो भी आपका बैठ गए। बैठ मतलब ठप हो जाना है बेसिकली। लेकिन 19वीं शताब्दी में चीन के साथ साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल से उद्योगपति भी साबित हुए। मुंबई में डिनास पेंटिंग और आगे चलकर देश में
विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने लगे और कह रहे जमशेद जी, सुरजेवाला जी, टाटा जी जैसे पारसियों की आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके आंशिक रूप से इंग्लैंड में कच्ची कपास निर्यात कर पैसा कमा रहे थे। क्या कमा रहे थे? पैसा कमा रहे थे। 1917 में कलकत्ता के देश की पहली जूट मिल मालवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने आपका चीन के साथ व्यापार किया। किसने लगाई? यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जेडी बिरला के पिता और दादा ने किया। क्या किया? सेम काम इस तरह से इन्होंने किया। ठीक। और कह रहे पूंजी इकट्ठा कर कर अनेक व्यापारी नेटवर्क का सहारा लिया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे। बर्मा का मतलब म्यांमार, बेसिकली वर्तमान का म्यांमार से व्यापार करते थे। जब भी कुछ उनके पूर्व मध्य अफ्रीका के संबंध थे। इसके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधा जुड़े नहीं थे। वे भारत में व्यवसाय करते थे। एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते थे, व्यवसाय का काम सोचते थे। जब उद्योग में निवेश के अवसर आए तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्री लगाई और जैसे ही उनको निवेश करने का मौका मिला, इन्वेस्टमेंट का मौका मिला, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। अब देखिए, ये है द्वारकानाथ टैगोर। अच्छा, द्वारकानाथ टैगोर के बारे में कुछ और चीजें भी जुड़ी हैं, बताइए। ये द्वारकानाथ टैगोर के बारे में और कुछ जानते हैं आप? कुछ विशेष आपको पता हो? चलिए, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए, कह रहे हैं कि द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत में पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। कह रहे हैं कि अगर भारत में विकास करना है तो जो वेस्टर्न कल्चर आपका चल रहा है उसी के साथ हमको जुड़ना होगा और उसी कल्चर का हमको पार्ट बनना है, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी तो नहीं है। ठीक। और पूंजी भी इकट्ठा कर सकते हैं। उधर देखिए, जे.एन. टाटा, आर.जी. टाटा, सर जे.डी. टाटा और डी.जे. टाटा। 1912 में रतन टाटा ने, जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत के लोहे इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग से काफी बात शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में मशीन, रेलवे, लोकोमेट से ज्यादा ये सब चीजें आयात की जाती थी, इसलिए स्वतंत्रता मिलने के बाद भारी उद्योग पर कोई खास बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही पंचवर्षीय योजना आई, ये सारी चीजें आपका शुरू हो गई। ठीक। अब देखिए, एक आपका मजदूर मिल का अब आपका परिवार आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये आपको देखा। तो आपने पूरी कहानी को पढ़ा, पूरी स्थिति को जाना, कैसे कपड़ा मिल, कैसे मजदूर थे, कैसे जीवन जी रहे थे और किस तरह से काम कर रहे थे, क्या क्या समस्या शुरुआत में आ रही थी, उन सभी को पढ़ा। चलिए, देख लिया। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।